सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान भी तैयार किया। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है और आज भी देश के कई जगहों से तस्वीरें भी सामने निकल कर आई, जहां पर कहीं पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तो कहीं पर सफाई अभियान चलाया गया। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए लोगों ने हवन पूजन किया और वाराणसी में तो अद्भुत तरीके से मां गंगा की पूजा की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जिलों से तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई है। पहली तस्वीर दिल्ली से आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन जो है वो किया गया। दूसरा, सफाई अभियान राजधानी लखनऊ में किया गया है। वाराणसी में भी देखिए तस्वीर सामने निकल कर आई, जहां पर कैसे महिलाओं ने अद्भुत तरीके से पूजा अर्चना की है और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की है। वाराणसी से ये चौथी तस्वीर भी सामने आई, जहां पर बड़े ही भव्य तरीके से गंगा पूजन किया गया और मां गंगा का दुराभिषेक किया गया है। और देखिए हरियाणा में भी कैसे वहां के जो सीएम है वो कैसे सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो तमाम जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही खास तरीके से मनाया जा रहा है और इसी के चलते कई जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आई। वहीं आपको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार के आयोजन में नारी शक्ति पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल धार का नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं और बहनों को समर्पित है और इसी के साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार महाअभियान की शुरुआत भी की गई। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी मिलेगा और सबसे बड़ा लाभ युवाओं को रोजगार से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर यह रिटर्न गिफ्ट मध्य प्रदेश को दिया। धार में बने इस मेगा टेक्सटाइल पार्क से 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों किसानों को सीधा फायदा भी होगा। साथ ही महिलाओं को आवास समेत कई सुविधाएं मिलेगी। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार और स्टार्टअप के मौके उपलब्ध होंगे। पार्क की वजह से प्रदेश में दुनिया स्तर की सुविधाएं, सोलर और ग्रीन एनर्जी का उपयोग, बेहतरीन हाईवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ हैं। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन चारों स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है
यही मेरा प्रण है। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में उत्सव के बीच तमाम बड़े सवाल भी उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह कि क्या मोदी जी रिटायर होने वाले? ये कयास तो बहुत तेज है। और जब राष्ट्रपति स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में 75 साल की उम्र को लेकर संन्यास पर टिप्पणी की थी, जिससे कि राजनीतिक गलियारों में बहस काफी छिड़ गई थी। भागवत ने कहा था कि उम्र केवल एक संख्या है और संन्यास का मतलब पद से अलग होना नहीं, बल्कि समाज सेवा का नया रूप हो सकता है। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक रणभेड़ियों में बदल दिया। अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या पीएम मोदी अपने राजनीतिक सफर को यही समाप्त करेंगे और या नए इरादों के साथ फिर से देश के सेवा में कदम रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत 75 नई योजनाएं और कार्यक्रम भी शुरू कर रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर 75 योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करने के साथ योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, यमुना जल बोर्ड, ड्रेनेज सिस्टम समेत कई अलग अलग योजनाओं को इसके तहत लॉन्च करेंगे। और इसके साथ ही यमुना पार में लंबे समय से अटके नंद नगरी फ्लाईओवर की शुरुआत भी इसी दिन की जाएगी और सरकार इसकी तैयारियों में जुटी है। विपक्ष का कहना है कि जो पुरानी योजनाओं के वादे सरकार ने पूरे नहीं किए थे, पहले वो पूरे करिए, उसके बाद जो तमाम और योजनाओं की बात की जा रही है वो करिए। तो एक बड़ा सवाल देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन बना रहे हैं और इसी के साथ ही तमाम तरह के सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर 75 साल तो बेमिसाल नजर आए हैं, लेकिन आगे के जो साल है उसको लेकर क्या कुछ प्लान। और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी, आज मोदी सरकार जिस तरीके से कई जगहों पर तमाम अभियान चला रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और एक बड़ा सवाल, 75 साल बेमिसाल तो देखे जा रहे हैं, लेकिन आगे क्या कुछ प्लान और नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें और देश की लंबे समय तक सेवा करें, ऐसी मेरी कामना है। दूसरी बात, ये जो जन्मदिन पर जो आयोजन हुए हैं ये ठीक है, आयोजन होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। और कुछ जगहों पर जो आयोजन हुए उसमें बड़ी सकारात्मकता दिखी है, लेकिन कुछ स्थलों पर केवल फोटो समारोह देखा गया, फोटो सेशन देखा गया। तो मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर केवल फोटो सेशन न हो, जो योजनाएं, जिन योजनाओं की घोषणा की गई है और जो योजनाएं संचालित होनी है, उनको ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन हो, ताकि उसका जो लाभ है उसका सीधे लाभ जनता को मिले। जी ठीक है नरेंद्र जी। वीरेंद्र जी से रुक करेंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, चाहे वो रक्तदान शिविर का आयोजन हो या फिर कि देखा जा रहा है तमाम हवन पूजन भी देखे गए, लेकिन तमाम ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो या फिर कि देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि तमाम नई योजनाओं की बातें जो करते नजर आ रही है मोदी सरकार, क्या वाकई वो पूरा कर पाएगी? क्योंकि पिछले कई ऐसे वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? वीरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपका ऑडियो शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, वीरेंद्र जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि प्रताप सिंह जी की तरफ रुक करेंगे। रवि जी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल बेमिसाल, क्योंकि हर तरफ इसकी चर्चा की जा रही है। देखिए, अब आवाज आ रही मैम? जी जी, आवाज आ रही है। ठीक है मैम। ठीक है वीरेंद्र जी, रुक करेंगे आपकी तरफ। ठीक है, रवि जी से प्रश्न लिया है कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के 75वीं वर्षगांठ पे उनको प्रभु पिनाकी से प्रार्थना करता हूं कि लंबी आयु दें और स्वस्थ रहें। वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं 11 साल से। आपने जैसे कहा कि 75 योजनाएं आज दिल्ली सरकार ने शुरू किया और 75 की बात हो रही है जी। आज तारीख 17 है, लेकिन 17 बड़ी घोषणाएं आज तक प्रधानमंत्री जी ने किया। और अगर आप उस पर विहंगम दृष्टि डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कोई भी सफल नहीं हुआ।
जिसमें मैं कहूँ 100 दिन में उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी। आज भी देश की जनता इंतजार कर रही है। नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, जबकि 97% पैसे जमा हो गए थे। और कैसे उस साइज के कारण उस चेस्ट के मतलब जो रखी जाती है उसमें कितने लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। 15 लाख खाते में आएंगे, देश की जनता को उन्होंने गुमराह किया था। और वो आज तक जो लोग 1000 कमाने वाले थे किसी खाते में नहीं आया। पेट्रोल और डीजल कहा गया था कि 35 रुपया लीटर बिकेगा। आज जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो $62.87 है, जो 156 लीटर मिलती है करीब करीब, और वो 35-36 रुपये पड़ती है। और सारे प्रोसेसिंग के बाद भी अगर आप 40% भी उसमें जो कहते हैं ये जीएसटी लगा दें तो भी उसकी कीमत 56-57 रुपये होती है। और देश की जनता इंतजार करती रह गई, लेकिन 95 रुपये से 110 रुपये तक पेट्रोल देश में बिक रहा है। और जब बढ़ानी होती थी मोदी जी को तो ये कहते थे कि ये तेल की कंपनियों पे इनका बस है, हमारा कोई बस नहीं है। उसके बाद देखिए रुपया मजबूत होगा इन्होंने कहा था, और कहा था कि देश उतना गरीब होता है, कमजोर होता है जितना रुपया कमजोर होता है। आज 87.88 जो है डॉलर की कीमत होगी भारतीय रुपये के सापेक्ष में। उसके बाद 2022 तक उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियों को हम बना देंगे। मैं आपको बताऊं लखनऊ भी स्मार्ट सिटी में नाम में दर्ज हुआ था। मेरा जहां घर है लखनऊ में, वहां आज तक न पानी की टूटी पहुंची है, ना ही तो सीवर पहुंचा है। अब आप सोच सकते हैं कि लखनऊ जैसे जो स्मार्ट सिटी और ये देश की नगरी है तो उसमें क्या होगा। उसके बाद उन्होंने कहा देश के 2022 तक देश के हर परिवार को एक घर दे देंगे, जो कि आज तक कपोल कल्पना है। 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण का किया गया था, आपने अभी बात किया, लेकिन गंगा वैसी ही कितनी निर्मल हो गई आपने देखा था। यह भी कहा था कि हम किसानों की 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे। तो C+ आप A+2, B+2 और C+2 की बात हुई थी, लेकिन चलिए C+2 की छोड़िए, खाद भी नहीं मिल रहा है और किसानों की हालत ये हो गई को खाद खरीद भी नहीं पा रहे। उसके बाद आप ये कहेंगे कि आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना देंगे, जो कि कपोल कल्पना थी। अब उन्होंने कहा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें तो बहुत हुई, लेकिन यह देश में पहली बार हुआ है, मैं आपको बताऊं मिश्रा जी, कि यह देश जितना सकल घरेलू उत्पाद है उससे ज्यादा कर्जे में डूबा है। केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश पे, जवाहरलाल जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 180 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया, और आज वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल दिया और 82 करोड़ लोगों को 5 किलो वो अनाज दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना हुआ। उसके बाद गैस सिलेंडर सस्ता होगा, जो करीब करीब 1000 रुपया मिल रहा है। भ्रष्टाचार, जो आपने कहा था कि भ्रष्टाचार हो जाएगा, जितने भ्रष्टाचारी आए, आप ये कहें जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी थे या आपके अजीत पवार जी थे, सब इनके आए और एकदम उस वॉशिंग मशीन में धुल करके बाहर निकल गए। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। आप ये बताएं, लोगों ने, ये युवाओं ने सोचा था कि हमें 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे तो चलिए हम IAS PCS नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम फौज और पुलिस में चले जाएंगे। आप उसकी हालत देख रही हैं, और फौज में तो उन्होंने अग्निवीर कर दिया। अब उसमें मैं क्या आपसे बात करूं। और सबसे बड़ी बात जो अभी अभी बात हो रही थी सिंदूर की, ये ऑपरेशन सिंदूर में देश की संसद में बैठ करके देश के रक्षा मंत्री जी ने झूठ बोला कि हमारा एक भी व्यक्ति उसमें हताहत नहीं हुआ। मेरे साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के शहर गुजरात के सूरत में पुरस्कार लेने वालों में मैं भी था। 3 जो है ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए लोग थे। ये बताएं कि जिनकी डेड बॉडी आपने तिरंगे में लपेट के घर भेजा और देश का रक्षा मंत्री कहता है कि एक भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ, तो क्या उनके माँ और उनकी बीवियां, उनकी बहनें पूछेंगे नहीं कि ये कहां शहीद हो गए थे। तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को झूठ को छुपाने के लिए, रही बात आपने कहा 75 साल, ये 75 साल में कहीं नहीं जाने वाले हैं। जैसे आपने कहा के सुदर्शन जी ने कहा, और उनको बाद में वापस मुड़ना पड़ा और ये कहना पड़ा कि मैंने 75 साल अपने लिए कहा है, नहीं इनके लिए। चूंकि 2014 में जब मोदी जी आए थे, जो लब्बो लुबाब और जुमले दे करके इन्होंने सोचा था कि 2 टर्म के बाद तो हमें शायद यह देश नहीं प्रधानमंत्री रखेगा, तब उन्होंने अपने बड़े गणित के साथ कहा था कि हम 75 साल जो है होना चाहिए, और तमाम नेताओं को निपटा दिया 75 के उस काल कल्पित कल्पना के ऊपर। लेकिन स्वयं के लिए अभी अभी संसद में कहा था कि मेरा ये 3रा टर्म है और अभी बहुत बरसों तक मैं सेवा करता रहूंगा। तो ये बात करने की नहीं है, मोदी जी जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे। ठीक है, बीजेपी से वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। वीरेंद्र जी, आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और सबसे पहला सवाल तो यही कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जन्मदिन मना रही है प्रधानमंत्री मोदी का, और कौन सी नई सौगातें जो हैं वो देश की जनता के लिए हैं? वीरेंद्र जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों और स्वस्थ रहें, और देश की हालत को इसी प्रकार दिन प्रतिदिन सुधारते हुए देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान दें। रवि सिंह जी अभी कह रहे थे कि वो लखनऊ में रहते हैं और क्या विकास हुआ। सम्मान्य प्रिया जी, आदमी सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, परंतु जो झूठा बहाना करके सोया हो
इन कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगा। देश के इतिहास पे अगर नजर डालें, विहंगम दृष्टि भी अगर देखें तो नेहरू से लेकर लगभग ज्यादातर शासन कांग्रेस करा, और कांग्रेस ने क्या किया है, केवल एक धर्म जात विशेष को तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक बनाकर उनका शोषण करते रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नाम पर आज देश में समता समरसता की जो गंगा की धारा बह रही है, वो शायद कांग्रेस के पीरियड में केवल सपने हुआ करते थे। आज इन्होंने कहा कि ये इतना प्रधानमंत्री जी ने लिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश 15 लाख आए ना आए, जिस दिन राम मंदिर बना था उसी दिन 15 लाख रुपए आ गया था। जिस दिन देश में 3 तलाक लागू हुआ उसी दिन देश में 15 लाख आ गया था। जिस दिन पाकिस्तानियों के घर में घुसकर हमारे सम्माननीय सैनिकों ने पाकिस्तान को अपनी मर्यादा में रहने की बात बताया, उसी दिन मेरा 15 लाख आ गया था। और इन कांग्रेसियों ने इस देश को किस गर्त में डुबोया है ये कहने की जरूरत नहीं है। कभी आंकड़ों की बात आ जाए तो आंकड़े सहित हम इनको बता सकते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, देश में केवल संशय, झूठ प्रचार, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार में इन घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए और बैंक की राजनीति करने के लिए देश की जनता से खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाला समय इन कांग्रेसियों को कभी जनता माफ नहीं करेगी। आने दीजिए, चुनाव में इनको खुद पता चल जाएगा कि देश की आम जनता जनार्दन क्या चाहती है। आज देश की जनता जनार्दन अपने गर्व के, अपने स्वाभिमान को, अपनी प्रगति को और अपने देश की शांति के लिए सदैव तत्पर खड़ी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है नरेंद्र जी, हम देखा जा, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है, आएंगे आपकी तरफ। नरेंद्र जी से सवाल कर लेते हैं। नरेंद्र जी, एक के बाद एक देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई दौरे कर रहे हैं, कई सौगातें लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो वादे वो पूरे नहीं किए हैं, पहले उन वादों को पूरा करें, उसके बाद जो नई योजनाएं के ऐलान है वो करे। तो क्या ये नजर नहीं आ रहा है? देखिए, विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष को करना ही चाहिए, और पक्ष का जो काम है वो पक्ष को करना चाहिए। विपक्ष का काम है सवाल पूछना और जो नीतियां ठीक न लगे उनकी आलोचना करना। तो मुझे लगता है विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार नीतियां बना रही है, और कोई भी नीति जब घोषित होती है तो वो तत्काल नहीं पूरी होती, वो पूरी होने के क्रम में होती है, और वो पूरी हो इसके पहले नई नीति घोषित हो जाती है। तो सरकार भी अपना काम कर रही है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, और कि आलोचना भी हो और काम भी हो। तो मुझे लगता है दोनों अपना काम कर रहे हैं अपने ढंग से, इसमें और बेहतरी लाने की जरूरत है। और कोई भी चीज अगर आप ये सोचें कि कोई एक व्यक्ति ठीक कर सकता है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई एक व्यक्ति ठीक कर सकता, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है। तानाशाही प्रवृत्ति यहाँ नहीं है। डेमोक्रेसी में सबकी जिम्मेदारी है, किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। और हमें ये देखना चाहिए, खासकर सत्ता से जुड़े लोगों को, कि जो निचले तबके का लोग है, जो गरीब लोग है, उसको कितनी सहूलियत मिल पा रही है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो छोटे अधिकारी हैं, जो ब्लॉक लेवल पर हैं, थाने लेवल पर हैं, या तहसील लेवल पर हैं, वहाँ गरीबों को जितना न्याय मिलना चाहिए नहीं मिल पा रही है। बड़ी बड़ी योजनाओं को तो हमें देखना ही है, क्योंकि देश के विकास में बड़ी योजनाओं से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन जो गरीब गुरबा आदमी है
वो कितना परेशान है, कितना नहीं परेशान है, उसको कितनी सहूलियत मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है, सरकार और सरकार से जुड़े लोगों को यह भी देखना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जी। बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जी जरूरत नरेंद्र जी, है। लेकिन अगर बात करें 2014 से लेकर अब तक की, क्या लगता है कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं देखी गई हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि हाँ ये जो योजना है वो वाकई में लोगों के लिए काफी फायदेमंद है, या फिर कैसे कई ऐसे जो मिशन चलाए गए हैं मोदी सरकार में जो काबिल तारीफ नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष का आप जिस तरीके से कह रहे हैं उनका सवाल काम ही है सवाल करना, वो अपना काम करेंगे, लेकिन जो नीतियां हैं मोदी सरकार की उस पर कैसे नजर डालेंगे? देखिए ऐसा है, आज मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो आलोचनात्मक हो, क्योंकि अच्छा दिन है, उनकी स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अभी सुधार की जरूरत है। देखिए मैं निचले तबके का हिमायती रहा हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं निचले तबके की ही बात करूंगा। निचले तबके के लोग, निचले तबके का मतलब है कि जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से गए गुजरे हैं, उन लोगों को जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि और मिलने की जरूरत है। छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो छोटी इकाइयां हैं वहाँ और सुधार लाने की ज़रूरत है। जगह जगह बवाल हो रहा है, जैसे गाजीपुर में हुआ, जैसे यहाँ बाराबंकी में हुआ, सत्ता पार्टी से जुड़े लोगों को बवाल करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर सारी स्थिति ठीक रहे तो कम से कम सत्ता के लोगों के ऊपर, सत्ता पार्टी से जुड़े लोगों पर तो लाठीचार्ज नहीं ही होगा। कुछ न कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि यह ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, रवि प्रताप सिंह जी क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है एक के बाद एक दौरे प्रधानमंत्री मोदी के और कई ऐसी बड़ी नीतियां देखी गई, लेकिन उसके बाद चाहे वो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी हो, इस पर भी सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए गए। इस पर भी देखिए जब जवाब तलब किया गया, सरकार की तरफ से ये कहना था कि हमने कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े करना कांग्रेस पार्टी का काम है और वो करती आई है। और देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल किया, कांग्रेस की तरफ से सबूत मांगे गए, उस पर देखिए ये कहा गया कि देश की सेना का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, देश की सेना के अपमान की बात कभी हमारी पार्टी ने नहीं कहा। हमारी पार्टी ने कहा कि समवेत स्वर में उनको ये अधिकार दिया था कि आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था 7 तारीख से 10 तारीख तक, तब ये बताएं कि आपने एक बार भी किसी से कुछ नहीं कहा, और एक डीजीएमओ जो एक मेजर जनरल फोन करता है एक लेफ्टिनेंट जनरल को और आप उसको मांग लेते हैं, जबकि अधिकार डीजीएमओ के पास नहीं होता है, वो सिक्योरिटी कमेटी के पास होती है। तो आप ये बताएं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के कहने से आप मान लेते हैं, और देश में आप नहीं आके कहते हैं, ट्रंप जी कहते हैं और लगभग 30-40 बार कह चुके हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर पे हमने ये कहा कि जो देश को जानने का हक प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से था, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। भारत के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई इंटरनेशनल इशू पे आकर के और किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आकर के इनके बीच में ये कहा, जो कि हमारे विदेश नीति के खिलाफ से बिल्कुल ही अपरिहार्य नहीं है, और उसका हमने विरोध किया और हम उनसे जवाब मांगते रहे, लेकिन कभी भी वो जवाब नहीं दिए। 62 में नेहरू जी ने अपनी कमेटी कैबिनेट की बुलाई थी, स्पेशल सत्र बुलाया था, लेकिन ये वो भी नहीं बुलाया, चूंकि दूध का दूध पानी का पानी, ऑन द रिकॉर्ड ये नहीं कहना चाहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड कहना चाहते थे। अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्या किया। जब देश पूरा नंगा था 1947 में, तो कांग्रेस ने आपको भेल, गेल, सेल, डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, आईआईटी, आईआईएम, डैम और बांग्लादेश जैसे दिया, बैंकों को नेशनलाइज किया, प्रिवी पर्स खत्म किया। आपने क्या किया? बस आ गए वही 370 के ऊपर कि नहीं, हम मंदिर के ऊपर। अरे मंदिर से जनाब पेट नहीं भरा करते हैं, और अभी आपने कहा कि हम अंदर घुस के मारते हैं। मैंने सेना में 32 साल अपनी सेवाएं दी हैं, 32 साल, और सेना के इंटेलिजेंस कोर में रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि 1967 और 1987 दोनों में पद्मनाभ और सुंदर जी हुआ करते थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमें चाइना के जितने लोग उतरे उनसे 3 गुने के मार कभी डंडवा हमने नहीं पीटा। दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि हमने अंदर घुसा, तो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करती थी और आज भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि 32 साल की सेवाएं इंटेलिजेंस कोर में मैंने दी है, और कहेंगे तो डेट के साथ, डेटा के साथ में दे दूंगा। आप सिर्फ जुमलेबाजी जो कर, प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल नहीं कहना चाहता, उनका बर्थडे है। रवि जी देखिए आज, लेकिन इस मौके पर देखा जा रहा है कि पूरे देश में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद देखिए कहीं पर बड़े बड़े आयोजन देखे जा रहे हैं, चाहे वो रक्त शिविर की आयोजन के रूप में देखा जाए, चाहे वो तमाम योजनाएं लेकर आने की बात कही जा रही हो, लेकिन इससे भी क्यों नाराजगी?
क्या कोई ना- वाकई विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना है? जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उस पर निगाहें नहीं पड़ रही हैं विपक्ष की? कोई नाराजगी नहीं है, सारे अच्छे कामों को हम सलूट करते हैं, लेकिन केवल जुमलेबाजी आप न करें और आप जो कहते हैं उसको फलीभूत करने का प्रयास करें। या देश की जनता, सेना और यहाँ के युवा, ये सारे लोग आपके नीतियों से इतने परेशान हैं, जिसकी जितनी भी आप ये कहें कि दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो लोग इतने दुखी हैं कि अब ये सोच रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है ये समाप्त हो जाए और कोई नई सरकार जो सब्जबाग दिखा के आप आए थे वो सब्जबाग अब ठीक नहीं है, क्योंकि ना तो आप नागरिकों के लिए, ना ही आप सेना के लिए और ना ही आप युवाओं के लिए। अब केवल आप नई नई बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करके तो दिखाइए। आपने जो 17 वादे किए थे उसमें आप एक भी वादे पूरे नहीं कर पाए। आज तारीख 17 है, इसे बड़ा ये कहिए कि एक समुच्चय संयोग बन रहा है कि 17 तारीख और 17 आपकी घोषणाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कुछ करके दिखाएं। निश्चित रूप से देश आपसे उम्मीद करता है। केवल आप मंदिर के पीछे छुप करके, धर्म के पीछे छुप करके, भारत पाकिस्तान के पीछे छुप करके ऐसा न चलें। जब देश नहीं चाहता था तो आपने कल क्रिकेट का मैच कराया और एक भी व्यक्ति नहीं कहा, और जा करके उसके कप्तान से कह रहे हैं कि हमने इनके जो मारे गए थे लोग उनको हम इनको समर्पित करते हैं। अगर हाथ जाते तो कहते कि हम घुटने टेक लिए। ये सब बातें बनाना छोड़िए, लोगों को ढाल मत बनाइए। और तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। ठीक है रवि जी, वीरेंद्र जी से इसी पर जवाब ले लेते। वीरेंद्र जी, क्या कुछ जवाब देंगे? ये कहा जा रहा है कि आज 17 तारीख और जो 17 वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं वो तो पूरे नहीं किए, तो अब नई नई योजनाएं क्यों कहीं ना कहीं जुमलेबाजी कर रही है सरकार? वीरेंद्र जी। प्रिया जी, जुमलेबाजी बिमले भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ये तो प्रत्यक्ष सदन में लोहिया जी से सवाल किया था नेहरू जी से कि वो जमीन बंजर थी चली गई, तो उन्होंने कहा था इनके देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कि ये बाल, सर के ऊपर बाल नहीं है तो ये भी बंजर है। तो नेहरू जी ने क्या जवाब दिया था रवि सिंह को मालूम होगा। तो देश में ऐसे हम उनका सम्मान करते हैं। देश में कोई भी सरकार रही हो वो डेवलपमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन किस स्तर पर और किस हद तक डेवलपमेंट के लिए जा सकते हैं, वो बोफोर्स का घोटाला, जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले के कारनामे क्या कांग्रेस ने नहीं किए हैं? देश में कश्मीर की समस्या को नासूर बनाए, इस देश में एक धर्म के नाम पर लोगों से भिड़ा भिड़ा कर केवल कांग्रेस की सरकारें बनती थी, देश का विकास दूर हुआ करता था। तो मैं रवि सिंह जी से कहना चाहूंगा कि आज दिल्ली की सरकार जिसको ये गलबैया मिला के कहते थे, आज उस दिल्ली की स्थिति आप देखिए कि जमुना जी कितनी ढंग से स्वच्छता की तरफ जा रही हैं। आज देश में जब माताएं और बहनें शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी, कभी इन्होंने इसको सोचा था? आज देश में शिक्षा का स्तर वीरेंद्र जी क्या है? देखिए, वीरेंद्र जी, ये जो सवाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 17 वादे जो किए थे वो अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे नहीं किए, इस पर जवाब दे दीजिए। 17 वादों में कोई भी वादा नहीं, 17 वादों से ज्यादा कारनामे हैं। ठीक है रवि प्रताप जी, रवि प्रताप जी, जो देश 17 में वादे क्या आप नहीं गिना रहे हैं हुआ? ये कौन से ऐसे जमीन 17 से वादे हैं? आसमान ठीक तक है वीरेंद्र जी, ठीक है, रुक करेंगे आपकी तरफ। के कार्य के ठीक माननीय है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। देश गर्व से दूसरे देश, दूसरे राष्ट्र आज भारत के नाम का उल्लेख करते हैं। वो चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, हर आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। आज ये गर्व की बात नहीं है। रवि सिंह जी को समझना चाहिए कि देश में कितने कितने वादों को पूरा किया है। आज पूरे विश्व की निगाहें ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है रवि जी। अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे कि घोटाले किए हमारी सरकार ने। अरे वीरेंद्र जी, 11 साल हो गए, 2G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, यही 3 घोटाले मुख्य रूप से आपने कहा था। और 2G घोटाले के आज राजा जी संसद की कार्रवाई चलाते हुए देखे जाते हैं। और क्या हुआ कॉमनवेल्थ घोटाले में और कोल घोटाले में, आप जरा नवीन जिंदल जी से पूछिए, और उन लोगों को जेल में भेज देते। आपके पास ईडी सीबीआई तमाम है, लेकिन आप सिर्फ जो है जुमलेबाजी किए। कम से कम जो आपके जो तड़ीपार थे गृह मंत्री जी, अगर उनको फेक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में बरी कर दिया गया तो देश के गृह मंत्री बने बैठे, तो अब तो बंद करिए घोटालों की बात। अगर घोटाले हुए तो जेल भेजिए, नहीं हुए तो बंद करिए। तीसरी बात आप कह रहे थे अभी कि आज तो आप रिजाइन क्यों नहीं दिलवाते हैं?
हमारे गृह मंत्री जी ने तो कहा था तब तक वो सत्ता में शामिल नहीं हुए। अरे सरकार में शामिल नहीं हुए। हम तो कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है, सरकार से इस्तीफा दिलवा दीजिए, पूरा विपक्ष इस्तीफा देने के लिए तैयार है, चुनाव करा लेते हैं दोबारा। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कल चुनाव करा लीजिए और कहिए कि वोट चोरी से जो प्रधानमंत्री जी बने हैं इस्तीफा दे दें और नया चुनाव हो जाए। हो चुका है ना, राहुल गांधी संसद के पटल पर डीओ फाड़ देंगे और उसको फेंक देंगे प्रधानमंत्री के किए हुए काम को, क्योंकि उनके घर की खेती होती और है। जो आप कह रहे थे कि देश में जो डंका बज रहा है, जनाब आज की तारीख में एंटी टेररिज्म काउंसिल का पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया गया और हमारे जो लोग गए थे 33 देशों में गए, लेकिन एक ने भी ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करके या कोई भी घोषणा करके नहीं बोला। पाकिस्तान हमारे से 10वें का क्रिकेटर क्रिकेटर वही बात करते हैं जो राहुल गांधी का। अरे राहुल गांधी को छोड़िए, पाकिस्तान हमारे से 10वें हिस्से के बराबर है। और जब मुनीर वहां पहुंचा था तो ट्रंप बुला रहे थे, बराबर में खड़ा कर दिया आपने। विदेश नीति में आप इजराइल की बात करते हैं, उस रसिया को भी आपने दूर कर दिया जो 71 में हमारे साथ था। ठीक है रवि जी, नए भारत की बात प्रधानमंत्री करते, नए भारत की बात करते हैं आप, नए भारत में नजर नहीं आ रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी नहीं देख रही है नए भारत में कुछ भी ऐसा नवीन नजर नहीं आ रहा है जिस पे मैं उनका इस्तकबाल करूं। अगर नजर आएगा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन जो पुराने भारत की तस्वीर है उसको और बिगाड़ने का काम जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं निश्चित रूप से। पाकिस्तान का क्रिकेटर कर रहा है वही राहुल गांधी वही बातें बोल रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेटर की बात कर रहे हैं आप जा करके खेल रहे हैं जो ठीक है वीरेंद्र रवि जी, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं, आज देश में बात हो रही है मोदी सरकार की कैसे। आज यही रही है जो आपके अच्छे काम है, हम उसको सलूट करेंगे। ठीक है, आप समझिए, धर्म से पाकिस्तान से मुसलमान से आगे बढ़ के देश में आइए। ठीक है नरेंद्र जी किधर रुक कर लेंगे? ठीक है नरेंद्र जी के जो वहाँ पे जिनको आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं भारत के रहने वाले, ठीक है वीरेंद्र जी, और तथाकथित सेक्युलरवाद के नाम पर आपने इस देश का शोषण बहुत कर लिया। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है नरेंद्र जी किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब सवाल उठाए जाते हैं, एक तरफ सरकार तमाम नई नीति की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल लगातार उठाए जाते हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का तो काम ही सवाल उठाना। विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाएगा तो विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष जो होना चाहिए। मुझे लगता है कि तमाम ऐसे इशूज हैं, तमाम ऐसे इशूज हैं जिसको विपक्ष सही ढंग से उठा रहा है। सत्ता का काम अपना है, विपक्ष का काम अपना है, दोनों ठीक ढंग से बात करें, काम करें। लेकिन इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि राजनीतिक गहमा गहमी में बड़ी गिरावट आ गई है। राजनीतिक लोग जो शब्द यूज नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है, तो आज जो है, आज से संकल्प ले लें कम से कम उन्हीं की पार्टी वाले कि आज से राजनीति मामलों में जो शब्द असंसदीय हैं उनको प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें कमी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा गिफ्ट होगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि अच्छे शब्दों का चयन करके बात किया जाए। जी नरेश जी, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आगे का क्या कुछ प्लान हो सकता है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि तमाम बड़े सवाल, देखिए एक बार ये भी कहा जा रहा था कि 75 साल के जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ये पहले से कहा जा रहा था कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दे, हो सकता है वो राजनीति छोड़ दे। देखिए मोहन भागवत जी ने सबसे पहले इस बात को सुदर्शन जी ने उठाया था, बिल्कुल, जो आरएसएस के हेड थे जी। उन्होंने 75 के होते ही रिजाइन कर दिया था। मोहन भागवत जी ने भी इस बात को एक बार कहा था जी कि 75 साल का होने के बाद पद छोड़ देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन 10 सितंबर को माननीय भागवत जी का 75 साल पूरा हो रहा था और 75 साल पूरे होने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है, हमने ऐसा नहीं कहा था नहीं हट ही जाना चाहिए। तो आरएसएस एक मजबूत संगठन है और बीजेपी हो या उनके और अनुसांगिक संगठन है, मार्गदर्शन उन्हीं से लेते हैं। तो बात क्लियर हो गई। मोहन भागवत जी ने कह दिया कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट नहीं लेना है तो नहीं लेना है। जी वीरेंद्र जी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जब ये कहा जा रहा था मोहन भागवत की तरफ से, जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो वीरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
ठीक है, वीरेंद्र जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन अगर बात करें जो तमाम नई नीति, अभी देखिए किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचे, मध्य प्रदेश के धार वहां पर पहुंचे और देखिए महिलाओं के लिए बड़ी सौगातें लेकर आए हैं। महिलाओं के लिए साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं आपके बेटे के रूप में ये कहता हूं आपसे कि आप हमेशा जाइए, अपना इलाज करवाइए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप बिल्कुल अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंचिए और अपनी सेहत का ख्याल हर महिला रखे। और इसके लिए नई नई योजनाएं देखिए महिलाओं के लिए लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है कितना फायदा ये पहुंचाने वाली है चुनाव में, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। जो जी बोलिए। सत्ता पार्टी जो भी योजनाओं की घोषणा करती है उसके पीछे चुनावी लाभ कहीं ना कहीं छिपा होता है। बिल्कुल। जो भी सत्ता में रहता है वो योजनाओं का क्रियान्वयन, ज्यादातर योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो चुनाव को देखते हुए ही करता है। लेकिन कई बार घोषणाएं होती हैं, काम भी होता है, फिर भी सत्ता नहीं रह जाती है। तो ये तो समय बताएगा कि इन घोषणाओं से चुनाव में कितना लाभ होगा। मेरा इस मामले में ये कहना है कि जो घोषणाएं हुई हैं, जिन नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार, अगर वो नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हुआ और समाज में निचले पायदान पर बैठे लोगों को उसका लाभ नहीं मिला, तो मुझे लगता है ऐसी नीति बेकार है, ऐसी नीति का कोई मतलब नहीं है। आप व्यवहारिक रूप से आप थानों में जाइए, मुझे लगता है बीरेन्द्र जी मेरी बात से सहमत होंगे, थानों में जाइए, ब्लॉक में जाइए, तहसील में जाइए, बड़ी दुर्दशा है गरीबों की। तो योजनाएं तो बहुत लागू होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लागू करती है सरकार, उनका क्रियान्वयन किस ढंग से हो रहा है ये देखा जाना चाहिए। आप देखिए कुछ साल पहले जाइए आप, कोविड के दौरान त्राहि त्राहि मचा हुआ था, लेकिन सरकार और सरकार के लोग जो बैठे हैं वो कहते थे कि सारी व्यवस्था कंप्लीट है, सारी व्यवस्था कंप्लीट। व्यवस्थाओं की परीक्षा, वास्तविक परीक्षा तो आपदा में होती है ना। अगर आपदा में हम आपदा को सही ढंग से निपटा ले गए तो ये माना जाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी नीति सही है, हमारी व्यवस्था सही है। तो जो भी योजनाएं हो वो निचले तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले, और निचले तबके का मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। और तब माना जाएगा कि नीतियों की घोषणा हो जाने से, बहुत सारी घोषणाएं होती हैं जो कागज पत्तर में रह जाती हैं, फाइलों में दब के रह जाती हैं, तो उनका क्रियान्वयन होना चाहिए और एक थ्रू प्रॉपर चलन उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। जब मॉनिटरिंग होगी तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से होगा और तब उसका वास्तविक लाभ जो है जिसको मिलना चाहिए मिलेगा। जी ठीक है। इसी के साथ ही लेकिन देखिए तमाम जो सवाल देखे जा रहे हैं, वीरेंद्र जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर, क्योंकि जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की नीतियों को लेकर, इस वक्त देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और तमाम बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं देश की जनता के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि देश की जो गरीब जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या काम कर रही है? योजनाएं लागू करना, योजनाओं पर काम करना, लेकिन वो वाकई क्या देखा जा रहा है कि वो योजनाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं? वीरेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शायद वीरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नरेंद्र जी से फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। नरेंद्र जी, ये जो आप लगातार बात उठा रहे हैं कि गरीब तबके के लोगों को क्या मिल पा रही है सहायता, जो योजनाएं लागू कर रही है सरकार, इस पर क्या कुछ जो अगर देखा जाए, जो एक ग्राफ हम लोग देखते हैं, कई बार ऐसा होता है गरीबों के लिए योजनाएं तो लागू कर दी जाती है लेकिन वो जमीनी स्तर पर देखी नहीं जाती, और यही वजह है कि लोगों में काफी नाराजगी जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो साफ तौर पर अभी देखा जा रहा है, बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहां पर भी काफी लोगों की नाराजगी जो इसी बात पर देखी जा रही है। योजनाएं तो लागू कर दी, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्या वाकई पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है? देखो, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। योजनाएं जो है जो बीच में गड़बड़ा जा रही हैं, निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रही हैं या बहुत कम पहुंच रही हैं, जी। उसका एक बड़ा कारण करप्शन है। अब आप देखिए, यही लखनऊ से नजदीक एक रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने LLB का अप्रूवल नहीं दिया है, अनुमति नहीं दी है, फिर भी वो LLB में एडमिशन ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है, उसने जब विरोध किया तो विद्यार्थी परिषद के लोगों को मारा पीटा गया। मेरे कहने का मतलब है कि जब ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ
कि जब उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल नहीं दिया है तो वो एडमिशन कैसे हो रहा है, और उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है नहीं एकदम नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके के जो काम हैं उसको होना ही चाहिए। और योजनाओं का लाभ, योजना खूब लागू कर दीजिए, घोषणा खूब कर दीजिए, लेकिन उसका लाभ आम आदमी तक न मिले, आम आदमी को तक न पहुंचे, तो मुझे लगता है योजनाओं की घोषणा से कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। जी ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है। प्राइम चर्चों के ऊपर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वीरेंद्र मिश्रा जी, साथ ही कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। साफ तौर पर देखा गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 75वां, और साफ तौर पर तमाम जगहों से तस्वीरें सामने निकल कर आई जहां पर तमाम बड़े देखा जा रहा है कि जश्न का माहौल देखा गया। लेकिन उसी बीच विपक्षियों की तरफ से तमाम जो सवाल है वो भी उठाए जा रहे हैं, चाहे वो ये बात हो कि दिल्ली में जिस तरीके से 75 नई योजनाएं लागू की जा रही है, उस पर भी देखिए साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि जो पुरानी जो वादे हैं सरकार की तरफ से, जो योजनाएं लाने की बात की जा रही थी, पहले उसे पूरा करें और उसके बाद जो नई योजनाएं हैं वो करे, क्योंकि जुमलेबाजी के आरोप कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां साफ तौर पर लगाती हुई नजर आई है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा जश्न का माहौल देखा गया, और उसी के साथ ही 75 साल बेमिसाल किस तरीके से रहे ये आपने देखा। आज इसी पर प्राइम डिबेट हुई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।